हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन सिंस लास्ट 15 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान खुजली क्यों आती है, क्या क्या रीज़न्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान खुजली आने के, मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है, और यह जो खुजली आती है उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, और इसकी इफ़ेक्ट माँ पे और बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट आती है, और जिन पेशेंट में ऐसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खुजली आती है उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी प्रेगनेंसी रुकती है तो प्रेगनेंसी में जो बेसिक हार्मोन्स होते हैं दैट इज़ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मेन हार्मोन इज़ अ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है कि उसका मेन फंक्शन है आपकी जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी वगैरह है उसको कम कर देता है। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लोटिंग सेंसेशन ज़्यादा फील होता है, काफ़ी बार एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट वगैरह फील होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कोई पेशेंट है जिनको पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो वह भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली यह जो प्रॉब्लम्स आती है प्रेगनेंसी में खुजली आने की, इसके पीछे क्या रीज़न होता है उसके बारे में पहले बात करते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है कि अपनी बॉडी जो है उसमें गॉल ब्लैडर, लिवर जो है, लिवर में गॉल ब्लैडर नाम का एक ऑर्गन होता है। गॉल ब्लैडर के अंदर यह जो पित्त होता है वह पित्त का मेन फंक्शन होता है कि फ़ैट डिज़ोल्व करना। फैट डाइजेशन के लिए यह जो पित्त होता है वह इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है, और जो भी खाना हमने खाना खाया है जो स्टमक से डिओडिनम और इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, सो वही समय पे गॉल ब्लैडर में से यह पित्त रिलीज़ होता है, और यह पित्त अपने खाने में जो भी फैट रहते हैं, फैटी फूड रहता है, उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जब भी प्रेग्नेंट महिला है जिनके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, इवन ईस्ट्रोजन जो है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो पित्त जो है जो इंटेस्टाइन में जाना चाहिए फैटी फूड को डिज़ोल्व करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, वह नहीं जाता है, और इसकी वजह से यह जो पित्त है वह इकट्ठा होता है इन द लिवर एंड गॉल ब्लैडर। तो यह जो समस्या है उसको ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस कहा जाता है। तो यह जो बाइल है वह जमा होता है, और यह जो बाइल होता है वो अल्टीमेटली लिवर को भी डैमेज करता है, और यह पूरा अपनी जो ब्लड है उसमें रिलीज़ होता है। तो इसी वजह से अपना जो ब्लड होता है, जो भी प्रेग्नेंट महिला है जिनको यह तकलीफ़ होती है, उनके ब्लड में बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड्स का लेवल बढ़ जाता है, और इसकी वजह से उनको खुजली की समस्या होती है। सो ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस जो है यह कंडीशन में पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं। सो जनरली माइनर इचिंग वगैरह जो होता है, जो मॉइस्चराइज़र से हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जो भी पेशेंट को बिकॉज ऑफ कोलिस्टेसिस, जॉन्डिस या तो ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस की वजह से खुजली आ रही है, उनको जनरली इवनिंग टाइम जो होता है, शाम का टाइम होता है, तभी खुजली की समस्या बढ़ जाती है। जो भी मॉइस्चराइज़र या तो एंटीहिस्टामिनिक्स दवाइयाँ जो हम देते हैं उससे भी उनकी खुजली कम नहीं होती है। और ऐसे पेशेंट में हम जनरली लिवर फंक्शन टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, इवन लिवर के जो एंजाइम्स है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सारे टेस्ट करवाते हैं। सीरम बिलिरुबिन वगैरह सब आ जाता है इन द लिवर फंक्शन टेस्ट। सो जनरली बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स का लेवल बढ़ जाता है, और बिलिरुबिन, सीरम बिलिरुबिन का लेवल भी बढ़ जाता है। बट इफ़ सीरम बिलिरुबिन लेवल इज़ मोर देन 5 मिलीग्राम, देन वी हैव टू रूल आउट कि और कोई दूसरे तो रीज़न नहीं है जॉन्डिस होने के। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो हम जनरली ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस में या तो कोलिस्टेटिक जॉन्डिस के पेशेंट में करवाते हैं।
अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और कॉलिस्टेसिस जॉन्डिस की वजह से फीटस पे और माँ पे क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। जनरली जो भी पेशेंट है जिनको यह तकलीफ़ होती है उनको जो एक यूडिलिव करके मेडिसिन आती है, यह जो ड्रग है जिसके अंदर जो कंटेंट होता है उसका इज़ अ यूरसोडिऑक्सीकॉलिक एसिड करके कंटेंट होता है और इसका मेन फंक्शन होता है कि यह ब्रेक डाउन करता है जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसका, और इसकी वजह से प्लस इट इज़ अ वेरी मच प्रोटेक्टिव फॉर द लिवर ऑल्सो। तो इसकी वजह से जो लिवर इंजरी वगैरह होता है बिकॉज ऑफ बाइल एसिड बाइल पिगमेंट्स यह भी कम हो जाता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यह पेशेंट का जो बाइल एसिड बाइल सॉल्ट्स वगैरह है उसका लेवल भी कम करता है। नाउ इम्पॉर्टेंट इज़ अ मॉनिटरिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जो पेशेंट में ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस होता है यह पेशेंट में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर दिस पेशेंट रेगुलरली, यानी कि जो मदर हैं उनके लिवर फंक्शन टेस्ट है यह रेगुलर करना ज़रूरी है। अगर वह बढ़ने लगते हैं तो उस प्रकार के उनकी मेडिसिन्स वगैरह में मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यानी कि जो क्लॉटिंग मैकेनिज़्म होता है वह भी डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज अल्टीमेटली यह जो बाइल एसिड बाइल सॉल्ट्स है यह लिवर को डैमेज करते हैं, इंजरी टू द लिवर होता है। सो इसकी वजह से उनके प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है उसका भी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। मदर का जैसे प्रेग्नेंट है तो बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन यानी कि कलर डॉपलर करके एक सोनोग्राफी होता है जिसमें हमें पता चलता है कि बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो रहा है या तो बच्चे को फीटल कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है, यह पता करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम बात करते हैं कि बिकॉज ऑफ द कॉलिस्टेटिक जॉन्डिस माँ पे और बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट आ सकती है। तो बच्चे का जो ग्रोथ है वह कम हो सकता है, यानी कि IUGR हो सकता है, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन जो है वह भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है और यह जो बच्चे हैं कभी कभी मिकोनियम भी पास कर देते हैं और ऐसे समय में हमें इमरजेंसी डिलीवरी करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। माँ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मैंने बताया कि लिवर डैमेज होता है, लिवर को इंजरी होती है, सो जो क्लॉटिंग मैकेनिज़्म है वह डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम है अगर वह फ्लक्चुएट हुआ तो इसकी वजह से ड्यूरिंग द डिलीवरी पोस्टपार्टम हेमरेज की संभावना बढ़ जाती है एंड कॉलिस्टेटिक जॉन्डिस जो है उसमें मैटरनल एंड फीटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी दोनों हो सकती है। सो इसीलिए बहुत ही सावधानी रखना और मॉनिटरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए। दूसरा कि जब भी डिलीवरी होती है तभी भी सावधानी बरतना ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली जो डिलीवरी में ब्लड लॉस होता है उससे कई ज़्यादा ऐसे पेशेंट में ब्लड लॉस होने की संभावना होती है। लास्ट में कि जो भी पेशेंट है जिनको कॉलिस्टेटिक जॉन्डिस है ऐसे पेशेंट को आफ्टर डिलीवरी भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी के समय विटामिन K वगैरह देना आवश्यक है। जैसे मैंने समझाया कि ब्लीडिंग टाइम पे कंट्रोल होना वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जैसे आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो मॉनिटरिंग है दैट प्लेज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। आफ्टर डिलीवरी बच्चे को भी NICU वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, माँ के लिए भी मेडिकल ICU की ज़रूरत पड़ सकती है और इसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो इट इज़ अ कंबाइंड टीम वर्क। और स्पेशली जो भी मदर्स हैं जिनका डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम एडवाइस करते हैं उसमें जो भी पेशेंट है जिनको ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस हुआ है उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवॉइड करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको एक प्रेगनेंसी में ऐसी समस्या हुई है तो दूसरी प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट 50 to 60% चांसेस है कि आपको ऑब्स्टेट्रिक कॉलिस्टेसिस हो सकता है। सो जैसे मैंने समझाया कि इनिशियल टाइम से ही आपको सारी सावधानियां बरतनी है ताकि आपको दूसरी बार ऐसी समस्या सफ़र नहीं करनी पड़े। और अगर सफ़र करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मॉनिटरिंग एंड अ सुपरविजन विद द एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में
क्वेश्चन लिख सकते हैं। और हमारे काफ़ी सारे वीडियोस हैं इनफर्टिलिटी रिलेटेड, हिस्टेरेक्टमी रिलेटेड, इवन IUI IVF ट्रीटमेंट के रिलेटेड। तो आपके कोई भी नियर डियर हैं जिनको ऐसे कोई भी समस्या है तो उनको आप यह वीडियो ज़रूर से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।